वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। आज तीसरा लेक्चर है ये, और आज के लेक्चर में मैं थ्योरीज ऑफ फेलियर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर होती हैं अगर हम मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है थ्योरीज ऑफ फेलियर, तो कोई भी कंपोनेंट है, जैसे सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया मशीन एलिमेंट, तो मशीन एलिमेंट जब हम मशीन में लगा रहे हैं कोई भी मशीन एलिमेंट तो उसका फेलियर हो जा रहा है। तो फेलियर की क्या वजह हो सकती है, किन किन कारणों से फेल हो सकता है, और उन कारणों की वजह से या अगर हमें कारण पता चल गया फेल होने का तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करें उस कंपोनेंट को कि वो जब एप्लीकेशन में, एक्चुअल एप्लीकेशन में हम जब लगाएं या मशीन में लगाएं, ऑटोमोबाइल में लगाएं, कार में लगाएं, तो वो फेल ना करे। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि थ्योरीज ऑफ फेलियर कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि किसी भी मशीन, किसी भी मटेरियल की अगर स्ट्रेंथ हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यूटीएम मशीन से निकालते हैं। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से निकालते हैं। उसमें सिंपल टेंशन टेस्ट उसका करा जाता है, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, चाहे वो माइल्ड स्टील में भी बहुत तरीके के ग्रेड होते हैं, 20-25 तरीके के ग्रेड होते हैं माइल्ड स्टील के, है ना, चाहे वो कास्ट आयरन हो या किसी भी तरीके के बहुत तरीके के मटेरियल होते हैं। तो उसकी हम यूटीएम से हम उसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो यूटीएम में हम क्या करते हैं, कोई भी कंपोनेंट है उसको हम ऐसा खिंचाव लगाते हैं, टेंशन लगाते हैं, और कंपोनेंट बीच से पहले नेक फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं है हमारे पास जिसमें बहुत तरीके के लोड लग जाए। कोई ऐसी मशीन हमारे पास नहीं है जिसमें टेंशन भी लग जाए, कंप्रेशन भी लग जाए, बेंडिंग भी लग जाए और टॉर्शन भी लग जाए। तो इस वजह से हम लोग थ्योरीज ऑफ फेलियर की चर्चा करेंगे कि इस कंडीशन में जब कोई कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा जटिल तरीके के फोर्सेस में, जटिल तरीके की स्ट्रेसेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस अगर डेवलप हो रही हैं, तब हम किस तरीके से उसका डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फेलियर का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। कोई भी मशीन है, जैसे मैंने बताया है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस मतलब बहुत ही जटिल स्ट्रेस उसमें लग रही है। जटिल का एग्जांपल हमने कल एक न्यूमेरिकल देखा था, तो किसी भी कंपोनेंट में टेंशन भी लग रहा है ना, बेंडिंग भी हो रही है उसके साथ ही साथ, और मरोड़न भी हो रही है, टॉर्शन भी हो रहा है। तो ये इसको आप कह सकते हो दो या दो से ज़्यादा, तीन या चार तरीके की लोडिंग अगर हो रही है, 3 या 4 तरीके की स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तब हम कह देंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम फेलियर को बताएं कि किस तरीके से हो रहा है। भाई हम मशीन पे हम क्या करते हैं, अगर टॉर्शन मशीन है तो टॉर्शन में एक तरफ से फिक्स कर दिया और एक तरफ से मरोड़न कर दी, तब तो हमें पता है भी टॉर्शन में फेल करेगा, तब तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें एक ही तरीके की लोडिंग डेवलप हो रही है किसी कंपोनेंट में, तब तो हमें मालूम है कि भाई जो कंपोनेंट का फेलियर, जो हम लोड लगा रहे हैं, टॉर्शन लगा रहे हैं, टॉर्शन की वजह से होगा। अगर हम बेंडिंग लगा रहे हैं तो बेंडिंग की वजह से होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम होता है, तो उस केस में हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है। एज अ इंजीनियर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो फेलियर किस तरीके से होगा। अगर आप बता नहीं पाओगे फेलियर, अगर उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, कल्पना नहीं कर पाओगे, तो वो जब एक्चुअल एप्लीकेशन में लगाओगे तो वो कंपोनेंट फेल कर जाएगा। तो इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, डिज़ाइन इंजीनियर सब बेकार हो गया। तो हमें ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम फेलियर का जो मोड है वो पता लगाएं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी, वो हम डिस्कस करेंगे। मशीन डिज़ाइन एन एलिमेंट इज सेट टू हैव फेल व्हेन इट इज सीज टू परफॉर्म। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड, इस पर ध्यान दो आप। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपोनेंट के 2 टुकड़े हो जाएं तभी वो फेल कहलाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 2 टुकड़े अगर हो जाएं तभी फेल कराएगा। अभी अगर वो अपना काम करना बंद कर दे, सपोज़ कोई बेरिंग में उसमें घिसाई हो जाए, तो वियर होता है, वियर को घिसाई कहते हैं। कोई कंपोनेंट है, शेफ्ट है, बेरिंग है या गियर है, उसमें अगर घिसाई हो जाती है तो भी वो अपना काम करना बंद कर देता है। हो सकता है कि उसमें 2 टुकड़े ना हो, लेकिन अपना काम करना अगर बंद कर दे तो हम बोलते हैं कि वो कंपोनेंट फेल हो गया। ठीक है, उसका फेलियर हो गया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरीके से फेलियर होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने देखा था, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का देखा था। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, धीरे धीरे फेल होता है उन्हें, उसमें बहुत सारा डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता चला जाता है, नेक फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ब्रेक करता है। तो एक फेलियर तो हो गया डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल फेलियर कहलाएगा।
ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन होता नहीं, इतना सा छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है 0.1 mm 1 mm, इतना सा डिफॉर्मेशन होता ही वो सडनली ब्रेक कर जाता है। तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, डिफॉर्मेशन जो होगा वो सडनली ब्रेक कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे ब्रिटल फेलियर। और जहाँ पर डिफॉर्मेशन, इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन, इनइलास्टिक मतलब जो इलास्टिक नहीं है, तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा था इलास्टिक लिमिट्स के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद जो क्षेत्र चालू होता है वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है, ठीक है, प्लास्टिक का क्षेत्र कहलाता है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है। तो उस ज़्यादा डिफॉर्मेशन की वजह से डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर हो रहा है डक्टाइल फेलियर हो गया, और जहाँ डिफॉर्मेशन होता नहीं है तो वो ब्रिटल फेलियर कहलाएगा, ठीक है। तो यू कैन से सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कुछ आप देख सकते हो कंपोनेंट, यहाँ पर देखो 2 टुकड़े हो गए, ये कुछ साइकिल का आइटम नज़र आ रहा है, ठीक है, साइकिल में ये कंपोनेंट लगता है, ये बोल्ट है, बोल्ट का फेलियर हो गया है ना, ये कोई बड़ा कंपोनेंट है, उसकी शेफ्ट है, ठीक है, मे बी ये किसी ट्रक का आइटम हो सकता है, हैवी ट्रक का हो सकता है, ये भी बोल्ट हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हो 2 पार्ट में ब्रेक कर गया, ये आपका शेफ्ट। तो शेफ्ट में देखो, शेफ्ट में टीथ होते हैं, शेफ्ट के क्या होते हैं, टीथ होते हैं, दांत होते हैं शेफ्ट के, जिसकी वजह से वो पावर ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ब्रेक हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो शेफ्ट में बियरिंग घिसाई हो गई है, मतलब टूटा नहीं है, इसमें घिसाई हो गई है। बेरिंग में आप देख सकते हो, बेरिंग में क्या होता है, एक अंदर वाला सर्किल होता है, अंदर वाला इनर रेस कहलाता है ये, और एक बाहर वाला आउटर रेस कहलाता है, बाहरी सर्किल और अंदर वाला सर्किल। तो इसके बीच में क्या होता है, या तो बॉल लगी होती है, रोलर लगा होता है। तो आप देख सकते हो इसमें बॉल ही गायब हो गई है 1-2, ठीक है। तो ये फेलियर बेरिंग का फेलियर है। यहाँ आप देख सकते हो बेरिंग, अंदर वाला केज है ना, और बाहर वाला केज, इन दोनों के बीच में ऊपर नीचे आके ये सब बॉल बाहर निकल आई है, तो ये बेरिंग का फेलियर हो गया। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 टुकड़े हो गए, है ना, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपने रचना दी थी स्टार्टिंग में, जो आपने वो वही फेल कर गया, उसका जो साइज है, शेप है, वही फेल कर गया, तो वो अपना काम करना बंद कर देगा। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, या तो 2 टुकड़े हो जा रहे हैं कंपोनेंट के, या फिर वो अपना फंक्शन जो है, अपना काम करना बंद कर दे रहा है, तो हम कहेंगे कि कंपोनेंट का फेलियर हो जाएगा। तो अभी अगेन मैं उसी बात पे आऊँगा कि मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में हम किसी मशीन को डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। हम लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या है, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है, आप डिज़ाइन करोगे, आप कंपोनेंट में, आप मशीन में लगाओगे, और उसका फेलियर हो जाएगा। उसका फेलियर तो हो रहा ही, कभी ना कभी तो होना है, लेकिन हमारी कोशिश क्या है, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हमारी कोशिश क्या है कि वो कंपोनेंट फेल ना करे, ठीक है। अगर फेल कर देगा तो हमारा डिज़ाइन बेकार हो गया। तो हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर की ज़रूरत क्या है, प्रेडिक्टिंग द फेलियर स्ट्रेसेस फॉर अ मेंबर सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल। तो हमने बात करा था कल, बाई एक्सियल मतलब 2D, ट्राई एक्सियल मतलब 3D। 3D तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा जटिल हो गया। तो बाई एक्सियल में हमने क्या लिया था, बाई एक्सियल किसको बोला था, सपोज कोई एलिमेंट है, 2 डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रही हैं, और एक डायरेक्शन और दो ही प्लेन पे आपकी शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो ये बाई एक्सियल हो गया, ठीक है। ट्राई एक्सियल क्या हो गया कि तीनों डायरेक्शन में लग रही हैं, और जो 6 प्लेन है उन सब में स्ट्रेसेस लग रही हैं, है ना। तो बाई एक्सियल का हमने एक एग्जांपल लिया था कल, प्रिंसिपल स्ट्रेस का न्यूमेरिकल लिया था, उसको सॉल्व किया था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाली थी। और बाई एक्सियल में हमने क्या करा था, सिग्मा वाई को भी 0 कर दिया था, यानी सिग्मा वाई है उसको भी 0 कर दिया था, केवल एक्स डायरेक्शन को लिया था और एक शेयर स्ट्रेस ली थी, ठीक है। तो अगेन मेरा वही कहने का मतलब है, उसी बात पे आ रहा हूँ कि वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है बाई एक्सियल हो या 2 से ज़्यादा तरीके का लोड अगर लग रहा है तो उसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों होता है मुश्किल, बिकॉज नो टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल विच प्रिडिक्ट रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स लोडिंग। तो हमारे पास कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है जो हमें बता सके कि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेट में कंपोनेंट का फेलियर कैसे होगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपने मटेरियल साइंस की लैब करी होगी तो लैब में देखा होगा यूटीएम मशीन रखी रहती है। यूटीएम में हम क्या करते हैं, अटैचमेंट में टेंसाइल लोड उस पर लगाते हैं, कंपोनेंट पे कंप्रेशन लोड लगाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक अटैचमेंट आता है, उस अटैचमेंट को लगा के हम बेंडिंग लोड भी लगा सकते हैं।
चौथा लोड कौन सा हो गया, टॉर्शन या शेयर वाला, उसमें शेयर का अटैचमेंट भी रहता है। और एक अलग से मशीन आती है टॉर्शन मशीन आती है, उसमें हम एक साइड से फिक्स करके टॉर्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसमें चारों या पांचों तरीके के, कई तरीके के लोड हम एक साथ लगा सकें। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप कोई कंपोनेंट आप लगाते हो, कोई भी एलिमेंट लगाते हो, चाहे वो लेथ मशीन में लगा रहा हो, मिलिंग मशीन में, बड़ी बड़ी मशीन आपने देखी होगी, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, या आपका ऑटोमोबाइल, कार, ट्रक, ये सब एक मशीन ही है ना। तो इसमें जब कोई कंपोनेंट लगाते हो और मशीन रन करती है, मशीन जब रन करती है तो डायनेमिक कंडीशन होती है, कहीं ना कहीं पावर ट्रांसमिट होती है, कहीं रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग पावर ट्रांसमिट होती है, तो डायनेमिक कंडीशन में आ जाती है। तो डायनेमिक कंडीशन में क्या होता है, हमें नहीं पता कि लोड किस तरीके से लग रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, हमें एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि लोड किस तरीके से लग रहा है। टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास केवल एक ही लोड के लिए है, लेकिन जब हम कंपोनेंट को लगा रहे हैं तो वो 4-5 तरीके के लोड लग रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल आ गई। इसमें हम क्या करें, डिज़ाइन हमने तो कह दिया कि भैया ये कंपोनेंट की अच्छी स्ट्रेंथ है, माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील की अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब हमने मशीन में लगाया तो वो ब्रेक कर गया, तो भैया वो पकड़ लेगा प्रोडक्शन वाला या फिर कंपनी वाला पकड़ लेगा, ये तुमने क्या माल लगा के दिया, तुम तो कह रहे थे ये बहुत मजबूत है। तो इंजीनियर सोचेगा, अरे यार वो तो मैंने टेस्टिंग करके देखी थी यूटीएम पे, उसकी स्ट्रेंथ तो करीब 1000 मेगापास्कल आ रही थी, ये कैसे टूट गया ये। तो इसलिए टूट गया क्योंकि 3 या 4 तरीके की लोडिंग लग रही थी और हम ये अंदाज़ा लगा नहीं पाए कि उसका फेलियर किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो फेलियर क्राइटेरिया डेवलप्ड फॉर द ईज ऑफ डिज़ाइन। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कि हमने स्ट्रेंथ तो निकाली, एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस हिसाब से तो स्ट्रेंथ निकाल ली, लेकिन हम जब कंपोनेंट को लगा रहे हैं तो उसमें मल्टी डायरेक्शन में कई सारी दिशाओं से जो है वो लोड लग रहा है, कई तरीके का लोड लग रहा है। तो इसको सरल बनाने के लिए, ईज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमने क्या करा, थ्योरीज ऑफ फेलियर को डेवलप किया, ठीक है। हमने नहीं किया, मतलब कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे रैंकाइन हुआ, गेस्ट हुआ, सेंट हुआ, हिग्स हुआ एंड वॉन माइसिस हुआ। तो ये सब साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन हुए, इन्होंने क्या करा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपाय बताए, सबने अलग अलग उपाय बताए, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा है किसी का खराब है, सबने कहा कि भैया मेरी थ्योरी मानो और इस समस्या का समाधान जो है बहुत बढ़िया तो मैं डिज़ाइन करके दूंगा। तो सब हमें बस समझना ये है कि किसने क्या कहा। द प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ फेलियर ऑफ अ मेंबर सब्जेक्टेड टू, तो कोई भी मेंबर है अगर उसमें 2D या 3D स्ट्रेसेस लग रही हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो हम ये सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर अपना सकते हैं। तो पहली थ्योरी होगी मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑब्लिक नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो पहली थ्योरी को समझने के लिए हमें पिछला वाला लेक्चर आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हमने एक न्यूमेरिकल किया था प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड थ्योरी होगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट ने दी थी ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो कल जो न्यूमेरिकल हमने किया था, जब हमने स्ट्रेसेस निकाले थे पॉइंट ए और बी पे, कल एक हमने न्यूमेरिकल किया था, आपको याद होगा। एक कोई शेफ्ट है जो एक साइड से फिक्स थी, यहाँ पर एक लोड लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा था और साथ ही साथ एक्सियल लोड भी लग रहा था। तो पॉइंट ए और बी पे हमने क्या चीज निकाली थी, स्ट्रेसेस। कौन कौन सी स्ट्रेसेस निकाली थी हमने, पॉइंट ए पे हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाली थी सिग्मा T1, है ना, और क्या निकाला था, टाउ मैक्स। सिग्मा T1 और सिग्मा T2, तो प्लस माइनस का जो साइन होता था, एक बार नेगेटिव एक बार माइनस ले लिया, एक बार प्लस ले लिया, तो हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाली थी, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाली थी और टाउ मैक्स निकाली थी। तो ये जो थ्योरी है शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ये इस टाउ मैक्स पे डिपेंडेंट है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है वो सिग्मा T1 और सिग्मा T2 की वैल्यू पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तीसरी थ्योरी होगी प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। चौथी थ्योरी होगी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अगर हम बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस की बात करें तो आपने ये वाली थ्योरी पढ़नी है, ये वाली थ्योरी पढ़नी है और ये वॉन माइसिस वाली थ्योरी पढ़ी है। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, हालांकि आसानी है, बाकी सारी थ्योरीज आसान है, लेकिन मैं जो डिस्कस करूँगा, ये जो बोल्ड मैंने कलर कर रखा है इसको मैं डिस्कस करूँगा प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो पहली थ्योरी हो गई हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इसमें ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना,
फेलियर जो होता है उस पॉइंट पे होता है जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस, फेलियर उस पॉइंट पे होता है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम बनाया, हमने कि इसमें कई तरीके के लोड लग रहे हैं, बेंडिंग हो रही है, टॉर्शन हो रहा है और एक्सियल लोड भी लग रहा है। तो फेलियर इस तरह की कंडीशन होती है जब कई सारे लोड लगते हैं, तो फेलियर वहाँ होता है जहाँ पर लिमिटिंग स्ट्रेंथ यानी मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो मटेरियल की लिमिटिंग स्ट्रेंथ जो कि हमने टेंशन टेस्ट में निकाली थी। इस पॉइंट को आप गौर करो, सिंपल टेंशन टेस्ट में सपोज ये माइल्ड स्टील है, इसको ऐसे समझो ये माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील की अलग अलग ग्रेड के हिसाब से स्ट्रेंथ बहुत होती है। ये माइल्ड स्टील है, इसका अपने स्पेसिमेन बना के, है ना, ये आप यूटीएम में आपको ध्यान होगा तो यूटीएम में इस तरीके से करते थे, यहाँ पर फिक्सिंग कर दिया, यहाँ भी फिक्सिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने लोड लगाया, यहाँ हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद ये ब्रेक कर जाएगा, नेक फॉर्मेशन होगा और ये ब्रेक कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होती है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ इन सिंपल टेंशन टेस्ट। तो यहाँ से अगर ये मटेरियल डक्टाइल है, अगर ये डक्टाइल है तो ये दो वैल्यू देगा, टेस्ट क्या करेगा, दो वैल्यू देगा, एक सिग्मा वाई और सिग्मा यूटी, ये दो वैल्यू देगा टेस्ट, है ना। तो ये जो वैल्यू है, क्या बोल रहा है थ्योरी, ये वैल्यू जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर हो जाए, यानी ये वाली जो वैल्यू है या तो वाई या यूटी, तो हम एक काम करते हैं सिग्मा यूटी पकड़ के चलते हैं, जब ये वैल्यू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर हो जाए, ठीक है, तब हमारा फेलियर हो जाएगा, तब वो कंपोनेंट फेल कर जाएगा। तो आप ध्यान से देखो LHS क्या है, LHS इस इक्वेशन में क्या है और RHS क्या है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है और ये सिर्फ टेंशन वाली है। तो हमने क्या किया, जो हमें अभी समस्या को हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है जिसमें बहुत तरीके के लोड लग जाए, तो हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए रैंकाइन ने क्या कहा कि आप दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर किस तरीके से करो कि एक तरफ तो ले लो आप जो टेंशन टेस्ट में आपने जो रिजल्ट निकाले हैं, और एक तरफ ले लो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम निकालते थे उसको ले लो। तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को बराबर रख दो और उससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा और आप डिज़ाइन कर पाओगे। ठीक है। नाउ क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुई हमारी, सिग्मा T1 इक्वेशन हमारी क्या होगी, एज पर द मैक्सिमम सिग्मा T1 इज इक्वल टू सिग्मा YT या फिर सिग्मा T1 इज इक्वल टू सिग्मा UT। तो UT होगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ज़्यादा होती है जिसकी वैल्यू, अगर हम सपोज 250 मेगापास्कल उसकी स्ट्रेंथ है टेंशन टेस्ट में और प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी 250 आ रही है, 250 आ रही है, दोनों को अगर इक्वल कर दिया तो अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी पॉइंट पे 250 की जगह 251 हो गई तो मटेरियल फेल कर जाएगा। तो हम बिल्कुल पॉइंट पे क्यों बनाएं, हम डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा क्यों करें जो कि उसी पॉइंट पे हो रहा है, तो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाते हैं, जो स्ट्रेंथ है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जोड़ देते हैं। तो हमारा डिज़ाइन अगर 250 की स्ट्रेंथ है, 250 मेगापास्कल अगर स्टील की स्ट्रेंथ है, 250 की जगह अगर 300 हो जाए, 350 हो जाए, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैंने 2 ले लिया तो अगर स्ट्रेंथ जो है वो 500 भी चली जाए, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो डेवलप 500 भी अगर हो जाए तो भी मेरा कंपोनेंट फेल नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। ना यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटल फेलियर में क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है और डक्टाइल में यील्ड स्ट्रेंथ आती है। तो ये जो थ्योरी है वो कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल के लिए ज़्यादा कामयाब है एज़ कम्पेयर टू अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें। तो कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, वो वीक होता है टेंशन और कंप्रेशन में, टेंशन और कंप्रेशन में वीक होता है, यानी खिंचाव और तनाव में वो कमज़ोर होता है। और यहाँ पर कहीं भी हम शेयर का जिक्र नहीं कर रहे हैं,
डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर है वो उसमें एक शेयर जो है वो भी अपना मेजर रोल निभाता है। तो यहाँ पर क्योंकि शेयर का ज़्यादा हम रोल जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो ये हालांकि हम डक्टाइल मटेरियल पे लगा सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि ये जो थ्योरी है वो कामयाब नहीं है शेयर डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी में हमने टाउ मैक्स लगाया था, टाउ मैक्स कल हमने निकाला था। तो टाउ मैक्स की वैल्यू जब टाउ वाई टी के बराबर हो जाए, यानी कंपोनेंट तब फेल करेगा जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जब हम कॉम्प्लेक्स लोड लगा रहे हैं, 2D और 3D स्ट्रेस लगा रहे हैं, इट इज इक्वल टू shear stress at each point in a simple tension test। तो सिंपल टेंशन टेस्ट में जो हम shear stress निकाल रहे हैं, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये है कि सिंपल टेंशन यूटीएम की हम बात कर रहे हैं, उसमें shear stress हम निकालते ही नहीं है, हम क्या निकालते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। shear stress क्या बोला, ट्रेस्का ने क्या बोला, जो shear stress की जो वैल्यू होती है टाउ वाई टी, जो कि हम यूटीएम से निकालते हैं, यूटीएम से हम निकालते हैं सिग्मा वाई टी, उसका आधा ले लो आप। और उसने क्या बोला, सिग्मा वाई टी जो है टाउ वाई टी उसका आधा ले लो। तो ये किसके बराबर होगा, टाउ मैक्स की वैल्यू जब सिग्मा वाई टी अपॉन 2। ठीक है, बट क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाना है तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फेलियर हम ये इक्वेशन लगा दें, इस इक्वेशन को लगा दें और हमारा डिज़ाइन हो जाना है। ठीक है, सिग्मा वाई टी ये, अच्छा ये वैल्यू आएंगी कहाँ से, सिग्मा वाई टी जब हम बात कर रहे हैं सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी। तो ये मैंने बताया था आपको उस दिन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पर यील्डिंग पॉइंट होता है, यील्डिंग पॉइंट पे ये सिग्मा वाई टी होता है और ये अल्टीमेट पॉइंट होता है सिग्मा यू टी होता है। तो ये जो वैल्यू होती है सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी की, किसी भी स्टैंडर्ड डिजाइन डाटा बुक में आपको मिल जाती है कि मटेरियल की सिग्मा वाई टी कितना है, सिग्मा यू टी कितना है। तो आरएचएस आपको नोन हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप एज्यूम कर लो 1.5 या 2, जो भी आप लेना चाहो ले लो, और टाउ मैक्स की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकलेगी जैसा कि हमने कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो वहां से टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी यही हो गई, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और शेयर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट हो गई डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी, अच्छा 2-3 तरीके की एनर्जी होती हैं, जैसे कि अभी हमने टाइल्स में देखा था, एक तो नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है और शेयर स्ट्रेन एनर्जी होती है। भाई कोई कंपोनेंट में 3-4 तरीके के लोड लगा रहा हो तो उसमें एनर्जी तो स्टोर हो रही है ना। ठीक है, अगर हम किसी को अगर मुक्का मार रहा हो तो उसकी बॉडी गर्म हो जा रही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इसी तरीके से जब हम लोड लगाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। तो 3 तरीके से एनर्जी को हमने कैटेगराइज किया है, एक तो स्ट्रेन एनर्जी हो रही है, एक नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी हो रही है और एक शेयर स्ट्रेन एनर्जी है। तो स्ट्रेन एनर्जी और नॉर्मल स्ट्रेन, बाकी 2 थ्योरी थी वो हमने डिस्कस नहीं करी, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। शेयर स्ट्रेन थ्योरी ये आपके सिलेबस में है तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरी में क्या होगा ये बता रहा है कि फेलियर, इसको स्टेटमेंट में नहीं जा रहे हैं, फेलियर तब होगा यूटीएम से जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड की जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में जब कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस में उसकी वैल्यू के जब बराबर हो जाएगा तब हमारा फेल हो जाएगा। यानी यहाँ पर स्ट्रेसेस को कंपेयर नहीं किया है, इसकी तुलना स्ट्रेसेस से नहीं करी है, नॉर्मल और प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात नहीं करी है हमने, यहाँ हमने तुलना एनर्जी की करी है। तो एनर्जी जब हम सिंगल टेंशन टेस्ट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है शेयर स्ट्रेन एनर्जी, और जब 4-5 तरीके के लोड लग रहे हैं उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उन दोनों को हमने कंपेयर किया। LHS हो गया 3D और RHS हो गया 1D, एक ही डायरेक्शन में जो लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी 3D स्ट्रेस और ये सिंपल टेंशन टेस्ट। तो इन दोनों को हमने तुलना कर दी और यहाँ से आंसर आ गया। तो इसको बस फॉर्मूला याद कर लो, इसका बड़ा सा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आपके काम का नहीं है। तो यहाँ पर बस ये मान के चलो, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गई, मैक्सिमम मिनिमम सिग्मा T1 सिग्मा 2, जो कि हमने कल निकाली थी, न्यूमेरिकल में करा था हमने।
इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। सिग्मा वाई टी ये हमें डिज़ाइन डेटा बुक से मिल जाता है या फिर न्यूमेरिकल में गिवन होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जितनी हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, हमें 300 गुना अगर कंपोनेंट डिज़ाइन करना है, 300 गुना सेफ डिज़ाइन कर रहे हैं तो 3 मान लेंगे। अगर हमें 2 गुना डिज़ाइन करना है तो हम 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन, कोई बोल्ट है जिसमें एक्सियल पुल कितना लग रहा है। सपोज कोई बोल्ट है, ठीक है, उसमें एक्सियल पुल कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, और ट्रांसफर शियर फोर्स कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। 5 किलो न्यूटन का लोड इस तरीके से लग रहा है। शियर स्ट्रेस क्या करेगी, बीच से काटने की कोशिश करेगी उस बोल्ट को। ठीक है, उससे शेयर करने की कोशिश करेगी। ये कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो ये जो डायमीटर है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डायमीटर कैलकुलेट करना है तो 2 तरीके के लोड लग रहे हैं भाई, 4-5 तरीके के नहीं लग रहे हैं, आसान न्यूमेरिकल है तो 2 ही तरीके के लोड लग रहे हैं। तो पहला लोड हो गया हमारा ये हो गया सिग्मा हो गया 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो गया π/4 इंटू डी स्क्वायर। बोल्ट का एरिया कितना हो गया π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये तो हो गया टाउ, और टाउ ये तो हो गया सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रही है, और ये शियर स्ट्रेस कितनी लग रही है 5 इंटू 10³ अपॉन एरिया, π/4 इंटू एरिया। अच्छा, टॉर्शन इक्वेशन नहीं लगेगी इसमें, शेयर टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस नहीं है, सिंपल शेयर है ये। तो ये लोड अपॉन एरिया। तो हमें सिग्मा और टाउ की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है। तो वही जो फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे, सिग्मा T1 इज इक्वल टू सिग्मा T अपॉन 2 प्लस माइनस √1/2 सिग्मा T स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर। तो ये हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस का एक बार प्लस का साइन देंगे, एक बार माइनस का साइन होंगे। टाउ मैक्स कैसे निकलेगा, टाउ मैक्स निकलेगा हमारा 1/2 सिग्मा T स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर, 4 इंटू टाउ स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा T हमें पता चल गया, सिग्मा T यहाँ पर लगा देंगे, सिग्मा T हमें पता चल गया और टाउ पता चल गया। एवरीथिंग इज नोन। यहाँ से हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकल आएगी। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। देखो किस तरीके से सॉल्व किया है। लोड अपॉन एरिया, सिग्मा T निकाला है हमने, लोड अपॉन एरिया तो D की फॉर्म में निकाला, D हमारा अननोन है, हमें निकालना है। टाउ हमने निकाल लिया, शेयर स्ट्रेस अपॉन एरिया ये भी हमने D की फॉर्म में निकाल दिया। ये कितना आया 12.73 अपॉन डी स्क्वायर, 6.365 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमने थ्योरी, हमें तीनों थ्योरी से हमें D की वैल्यू निकालनी है। पहली थ्योरी हमने निकाली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो ये तो 2D स्ट्रेस का है, तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन में तो लग नहीं रहा है भाई, लोड जो लग रहा है वो केवल एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, ये तो कोई लोड लग नहीं रहा है। तो सिग्मा 2 की वैल्यू 0 हो गई, यानी वाई डायरेक्शन में कोई लोड लग नहीं रहा है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सिग्मा T अपॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा T स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हमने निकाली 12.73 अपॉन डी स्क्वायर, टाउ की वैल्यू निकाल ली 6.365 अपॉन डी स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू हमने निकाल ली, सिग्मा की ये 12.73 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया D की फॉर्म में। अब इसको इक्वेट किसके कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को किसके इक्वेट रखना है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का सिग्मा T1 इज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिग्मा T1 तो निकाल लिया आपने, यहां से D की फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिग्मा YT की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, देखो क्वेश्चन में दे रखी है 100 मेगापास्कल। क्या दे रखी है, टेंसाइल स्ट्रेस एट इलास्टिक पॉइंट इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल। तो 100 वैल्यू दे रखी है, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन नहीं है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने कितना ले लिया 1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने 1 ले लिया क्योंकि गिवन नहीं है। तो दोनों को कंपेयर कर दिया, यानी इसकी वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आई 15,365 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, 15,365 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि 100 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू कितनी आ गई 12.4। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, D की वैल्यू कितनी आ गई 12.4 mm। दूसरी थ्योरी हमने निकाली टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला ये हो गया हमारा 1/2 सिग्मा T स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर।
सिग्मा टी हमने ये निकाल रखा है ना, टाउ हमने निकाल रखा है, दोनों को पुट कर दिया, कितना आ गया 9000 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है 9000 अपॉन डी स्क्वायर, इसको हमें किसके बराबर रखना है 9000 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया LHS टाउ मैक्स, किसके बराबर रखना है हमें टाउ वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, LHS RHS किसके बराबर रखना है टाउ वाई टी की वैल्यू, सॉरी टाउ वाई टी नहीं होगा, सिग्मा वाई टी होगा, टाउ वाई टी सिग्मा वाई टी, तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 1 रख दिया, तो सिग्मा